हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे आप सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो आपकी सांख्यिकी होती है, जिसे आप स्टैटिक्स कहते हैं, इसमें आप मुख्य रूप से तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला, समांतर माध्य, जिसे हम करते हैं अर्थमेटिक मीन। इसको आप माध्य को मीन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा, आप इसमें अध्ययन करेंगे माध्यक, इसको हम माध्यिका भी कहते हैं, माध्यिका। ठीक है, इसको बोलते हैं मीडियन। तीसरा, हम अध्ययन करेंगे इसमें बहुलक के बारे में, जिसे हम बोलते हैं मॉड। तो आपकी जो सांख्यिकी होती है, इसमें मुख्य रूप से ये तीन भाग होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तीन भाग इसमें ज़्यादा काम में आते हैं। ठीक है, अब जो समांतर माध्य होता है, इसको ज्ञात करने की तीन विधियां होती है। ठीक है, कौन कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि, पहली विधि। ठीक है, दूसरी होती है कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। तीसरी होती है पद विचलन विधि, पद विचलन विधि से भी हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई, इन तीनों विधियों से अलग अलग माध्य ज्ञात करने से क्या फायदा और कौन सी विधि हम कब काम में लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके x के मान, मतलब आपको जो प्राप्तांक दिए हुए होते हैं, जैसा कि आप देखते हैं आपको बारंबारता सारणी दी हुई होती है, इसमें एक x की वैल्यू होती है और एक f की वैल्यू होती है। अगर आपके x और f की वैल्यू छोटे छोटे मान में दी हुई हो, मतलब x के मान और f के जो मान हैं इसमें बहुत छोटी संख्याएं हो, ठीक है, तब तो हम प्रत्यक्ष विधि काम में लेते हैं। अगर आपको बहुत छोटे मान दिए गए हो, ठीक है, जिसको आप आसानी से गुणा भाग कर सकते हो, तब तो हम लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, अगर कुछ बड़े मान दिए गए हो, तब हम लेते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, कल्पित माध्य से फिर हम उसका समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, जिसमें हम एक कल्पित मान मानते हैं, जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर और भी बड़े मान हो, ठीक है, अगर आपके हजारों के अंदर मान हो, चाहे से वो x के अंदर हो या बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी में आपको बड़े मान दिए हुए हो, जब आपको मतलब मल्टीप्लाई करने में या डिवाइड करने में जब आपको दिक्कत आती हो, तब हम बड़े मानों के लिए पद विचलन विधि काम में लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्रम तय होता है कि वो छोटे मानों के लिए प्रत्यक्ष विधि, थोड़े बड़े मानों के लिए कल्पित माध्य, और भी बड़े मानों के लिए हम पद विचलन विधि काम में लेते हैं। अगर आप इन तीनों विधियों से किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर भी ज्ञात करेंगे, तो आपको आंसर सेम प्राप्त होगा। ठीक है, चाहे आप कोई भी विधि लगाएं, तीनों विधियों से आपको एक जैसा आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पहले, ये जो आपके समांतर माध्य है, इसमें जो मैं पहली विधि बताई आपको प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, वैसे जो समांतर माध्य होता है वो औसत का ही बड़ा रूप होता है। ठीक है, जो औसत आप ज्ञात करते हैं, एवरेज जिससे आप कहते हैं, एवरेज का ही जो बड़ा रूप होता है वो है मीन। ठीक है, औसत का ही बड़ा भाई मान लीजिए आप इसको। ठीक, तो इसमें जो प्रत्यक्ष विधि है, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन इस तरह से मिलेगा आपको, जिसमें आपको केवल कुछ प्राप्तांक दिए गए होंगे, कुछ प्राप्तांक हो, तब हम प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से माध्य ज्ञात करेंगे? जब आपको केवल कुछ प्राप्तांक दिए गए हो, इसमें बारंबारता सारणी नहीं दी गई हो, तब इसमें एफ वाली लाइन जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी गई हो, मतलब बारंबारता नहीं दी गई हो, तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। दूसरा होता है, जब आपके x के मान, जब प्राप्तांक, ठीक है, जब प्राप्तांक आपके, ठीक है,
वर्ग अंतराल में नहीं हो, वर्ग अंतराल में नहीं हो, नहीं हो। जब केवल आपको f की लाइन दे रखी हो, मतलब बारंबार तो दी गई हो, लेकिन x के मान अगर वर्ग अंतराल में नहीं हो, तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। और तीसरा तरीका हम देखेंगे, जब आपके प्राप्तांक, जब ये जो x के मान है, ठीक है, जब प्राप्तांक, प्राप्तांक का मतलब है x के मान, ठीक है, x मतलब वर्ग अंतराल में हो, वर्ग अंतराल में हो, ठीक है, तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसमें भी हम 3 मेथड देखेंगे। जब केवल आपके पास कुछ एक अंक दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए के पास 5, 7, 10 अंक दिए हुए हैं और आपको कहा जाए कि भाई इसका माध्य ज्ञात कीजिए, तब हम कौन सा सूत्र काम में लेंगे, अभी हम ज्ञात करेंगे, इसके बारे में बताऊंगा मैं आप क्वेश्चन इसके बारे में। ठीक है, जब आप कुछ एक मान दिए गए हो, तो कुछ आपको संख्या दी हुई है 2, 4, 5, 7, तब उसका माध्य आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जब आपके x के भी मान दिए गए हों और f के भी मान दिए गए हों, लेकिन x वाले मान वर्ग अंतराल के अंदर नहीं हो, तब हम माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। और तीसरा हम देखेंगे जब आपके x के मान वर्ग अंतराल में हो, तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तब सबसे पहले देखते हैं, जब आपको केवल कुछ एक मान दिए गए हो, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि के अंदर, तो जब आपको कुछ एक मान दे रखे हो, तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। देखिए, इसको साफ करते हैं हम, कोई दिक्कत है? अब देखिए आगे। अब आप देखिए, हम माध्य ज्ञात करने की सबसे पहली जो विधि है प्रत्यक्ष विधि, आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो आपके माध्य ज्ञात करने की विधि बताई थी मैंने आपको, प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष विधि। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि में मैंने आपको 3 स्टेप बताई थी, 3 स्तर बताए थे। पहला स्तर मैंने आपको बताया था, आपको इसके अंदर जब केवल कुछ अंक दिए गए हों, ठीक है, कुछ अंक, मतलब अंक दिए गए हो, दिए गए हो, ठीक है। इसका अर्थ ये हुआ जब बारंबारता वाली लाइन आपको नहीं दी गई हो तब, ठीक है, तब हम प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार से माध्य ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माध्य को ही हम औसत भी कहते हैं। तो औसत का ही जो बड़ा रूप है, विस्तृत रूप है, वो होता है माध्य। तो जब केवल आपको केवल कुछ अंक दिए गए हो, ठीक है, तब हम औसत वाले फार्मूले को ही काम में लेते हैं। जो औसत का फार्मूला होता है, इसको हम माध्य भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या होता है भाई? आपने देखा होगा, पदों का योगफल, जो आपको संख्या दे रखी है उनका योग कर लेते हैं। पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक है, इसी फार्मूले को हम काम में लेते हैं, जो कि आगे औसत के काम में भी आता है। इसी फार्मूले को हम छोटे रूप में, ठीक है, माध्य के लिए इस प्रकार कह सकते हैं एक्स बार। एक्स बार का अर्थ होता है माध्य। माध्य को हम एक्स बार से दर्शाते हैं, तो इसको कह सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इस फार्मूले को हम काम में लेते हैं, जो कि इस औसत वाले फार्मूले से ही बना है। आप इसको हिंदी में इस प्रकार भी कह सकते हैं, पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। इसका अर्थ ये होता कि आपको केवल x के कुछ एक मान दिए हुए होंगे, उन सब का आपको योग करना है। या सिग्मा का अर्थ होता है जोड़ करना, मतलब ऐड करना। यहाँ पे जोड़ का साइन है ये सिग्मा, नीचे यहाँ पे एन है, एन का मतलब है टोटल नंबर, कुल कितने नंबर है, कुल कितनी संख्याएं हैं, उनको काउंट करके आपको कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है। ठीक है, अब जैसे देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं,
ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए कि दिया हुआ एक क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है आपके 8, ठीक है, 12, 6, 14 और 10 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है, माध्य ज्ञात कीजिए। आपको इनका माध्य ज्ञात करना है। कुछ एक अंक दिए गए हैं, यहाँ पे बारंबारता वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, केवल कुछ मान दिए गए हैं जिनको हम x की वैल्यू मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो प्राप्तांक दिए गए हैं, जो भी आपको अंक दिए गए हैं, उनका आपको क्या करना है, पहले योग करना है। इस फॉर्मूले लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे यहाँ पे x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, ठीक है। इस फॉर्मूले लेंगे अपन। यहाँ पर सिग्मा x का मतलब है जो भी आपको मान दिए गए हैं, जो भी x की वैल्यू मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इन सभी x के मानों को हम योग करेंगे, तो लिखेंगे x बार इक्वल टू 8 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 14 प्लस 10, ठीक है, अपॉन अभी कितनी संख्याएं हैं, इनको काउंट करके आपको कहाँ लिखना, नीचे कितने नंबर, 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 नंबर है, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब पदों का योगफल बट्टे में पदों की संख्या। अब इनका आपको योग करना है, तो x बार इक्वल टू इनका आप ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 50 योग करने पे, और नीचे 5 यहाँ पर एजेट जैसे कैसे रह जाएगा। अब 5 का आप डिवाइड करेंगे 50 के अंदर, तो आपको प्राप्त होगा 10। कितना प्राप्त होगा आपको, 10। इस तरह से इनका जो माध्य है, जिसको आप औसत भी कह सकते हैं, वो कितना प्राप्त हुआ आपको, 10 प्राप्त हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी को हम माध्य भी कहते हैं, इसी को हम औसत भी कहते हैं, ठीक है। ये औसत का ही बड़े रूप में माध्य कहा जाता है, औसत को ही बड़े रूप में माध्य कहते हैं हम, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार भी आ सकता है आपके, देखिए आपके समांतर माध्य क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी आ सकता है। देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं हम पदों, ठीक है, 5 6 7 9 के और 20 का समांतर माध्य का समांतर माध्य 11 हो, ठीक है, कितना हो, 11, मतलब 11 है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तब k का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो संख्याएं दी हुई होती, जो पद दिए हुए होते हैं, उनमें से किसी एक संख्या को हटा दिया जाता है और आपको जो समांतर माध्य है वो दे दिया जाता है, ठीक है, और आपसे उस छोटे हुए अंक को ज्ञात करने के लिए कहा जाता है कि भाई यहाँ पे कौन सा अंक था जिसको लिखने पर समांतर माध्य ये 11 प्राप्त हो जाए, ठीक है। इस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर 5 6 7 9 और k और 20 20, ठीक है, इन सबका समांतर माध्य ज्ञात करने पे 11 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर एक अंक जो छोटा हुआ है उसके स्थान पर हमने कर दिया k, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे k लिखा हुआ, जिसका मान आपको ज्ञात करना कि यह k के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए भी हम यही फॉर्मूला काम में लेंगे, x बार इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। इसका अर्थ यही होता है राशियों का योगफल, मतलब पदों का योगफल अपॉन पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर x बार इसका मतलब होता है माध्य, जो कि आपको दिया गया है 11, यहाँ पे आपको माध्य दिया गया है 11, लिख दिया यहाँ पे 11 इक्वल टू सिग्मा x।
इसका अर्थ है इन सबका योग करना है, जो भी आपको यहाँ पे संख्या दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस यहाँ पे हम के को भी लिखेंगे, क्योंकि के स्थान पे कोई ना कोई अंक होगा। ठीक है, वो अभी हमें फिलहाल ज्ञात नहीं है। इस के स्थान पे जो अंक छोटा हुआ है वही हमको ज्ञात करना है। तो के को भी हम अंक के रूप में मान के लिखेंगे के, इसको भी हम काउंट करेंगे तो प्लस 20। ठीक है, इस तरह से ये सारी संख्या हमने यहाँ पे लिख दी। और अब कितनी संख्याएं ये 1 2 3 4 5 और 6, कितनी संख्या है भाई ये 6, हमने नीचे लिख दिया यहाँ पर 6। कोई दिक्कत है? ठीक है, हमें ये छोटा हुआ अंक जो यहाँ पे के दे रखा है, तो के स्थान पे कौन सी संख्या होगी वही हमको ज्ञात करना है। तो फार्मूला हम यही काम में लेंगे, हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 11 जो समांतर माध्य है, x बार का मान जो है वो तो ऐसे कैसे रह जाएगा। अब इनका सबका योग करेंगे तो 5 6 7 9 और 20, केवल हम इन्हीं को ऐड कर सकते हैं। आप 20 को 9 को 7 को 6 को और 5 को आप ऐड कर लेंगे, जबकि के को हम ऐड किस प्रकार करेंगे। ठीक है, इसको हम प्लस में एडजेक्टिव जैसे कैसे लिख देंगे। इन सबको आप जब ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 47 प्लस के, इसको हम लिखेंगे 47 प्लस के अपॉन 6। ये 6 एडजेक्टिव जैसे कैसे रह जाएगा। ठीक है, अब इस 11 के नीचे हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा तो जाएगा 47 प्लस के इक्वल टू, अब 6 का मल्टीप्लाई किससे होगा 11 से, तो यहाँ जगह 11 इंटू 6 करने पे 66, कितना प्राप्त होगा 66 प्राप्त होगा। अब चूंकि आपको के का मान ज्ञात करना है, इसलिए के को आपको अकेला करना होगा, यहाँ लिखेंगे के इक्वल टू 66 माइनस 47 को हम राइट साइड लेके आ जाएंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा के इक्वल टू हो जाएगा 90। ठीक है, इस तरह से हमने के की वैल्यू ज्ञात कर ली। ठीक है, तो इसी प्रकार आपके अगर केवल कुछ एक ही लाइन के अंदर, एक ही लाइन में केवल कुछ एक अंक दिए गए हो, तब उनका माध्य ज्ञात करने के लिए हम इसी फार्मूले को काम में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जिसमें आपको बारंबारता वाली लाइन दी हुई हो और x की लाइन भी दी हुई हो, तब हम माध्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर, इसमें हम बारंबारता वाली सारणी का माध्य ज्ञात करना सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक।